हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम केमिकल बॉन्डिंग में बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में फजान्स रूल की, उनके एप्लीकेशंस की, पोलराइजेशन ऑफ एनायनिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बाय कैटायन, उसके बारे में बात की। सॉल्युबिलिटी भी हमने पढ़ा, थोड़ा ट्रिकी पार्ट था, पर जैसे जैसे सिखाया है वैसे वैसे आप एकदम समझ के आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वैसे क्वेश्चन कम आते हैं सॉल्युबिलिटी पार्ट पे। और आखिरी एप्लीकेशन बाकी था फजान्स रूल का, वो था मेल्टिंग पॉइंट। हालांकि मेल्टिंग पॉइंट के भी ट्रेंड्स कोई बहुत बढ़िया नहीं होते, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा जो आप ध्यान रखोगे। तो हेडिंग लिखेंगे, फजान्स रूल चल रहा था, एप्लीकेशन चल रहा था, उसका 5वां पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल हैलाइड्स। मेनली हम यहाँ पर जो बात करते हैं वो एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और उनके हैलाइड्स की बात करते हैं। मेनली हैलाइड्स ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड एल्यूमिनियम, इनकी बात हम यहाँ पर करते हैं। तो देखो, अब हम मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट्स एक्चुअली लेटिस एनर्जी पे भी डिपेंड करता है और एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन पे भी डिपेंड करता है। तो अगर लेटिस एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर होगा तो लेटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, कैटायन एनायन बहुत मजबूती से बंधे हुए होंगे, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और यदि एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिसाइडिंग फैक्टर है और एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन अगर ज़्यादा होगा तो यू कैन से दैट एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ज़्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट कम। तो हम एक काम करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स को हैलाइड्स के दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हैलाइड्स दो भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे यहां अगर हम बात करें तो जैसे फ्लोराइड्स ऑफ metals are taken ionic except, बस एक ही एक्सेप्शन है, BeF2। BeF2 is considered covalent because of the beryllium 2+ का साइज इतना छोटा होता है कि ये F- तक को पोलराइज करता है। F- सबसे छोटा एनायन है, आसानी से पोलराइज नहीं होता। तो फ्लोराइड्स ऑफ मेटल्स आर टेकन आयनिक, are actually ionic except BeF2. So lattice energy is deciding factor. अच्छा, दूसरा सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम आयन। लिथियम आयन को छोड़ दो, लिथियम आयन पोलराइज अच्छे से कर पाता है। ये सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम आयन बहुत बड़े साइज के हैं, तो ये इफेक्टिवली पोलराइज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द लो पोलराइजिंग पावर। तो Na+, K+, रुबीडियम प्लस, सीजियम प्लस, very large sized ions are not effective in polarization, have do not have, ऐसा लिख लो, do not have effective polarization power, PP। PP मतलब पोलराइजेशन पावर। तो Na+, K+, Rb+, C+, very large in size, do not have effective polarizing power, so पोलराइजेशन हो ही नहीं रहा, lattice energy is deciding factor। तो फिर ऐसे केसेस में क्या बोलोगे? मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, ये बोलोगे आप। इन केसेस में फ्लोराइड्स में BeF2 को छोड़ देना, तो लैटिस एनर्जी इज डिसाइडिंग फैक्टर। और इन कैटायंस के जो कंपाउंड्स हैं उनमें भी लैटिस एनर्जी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। इधर आओ, BeF2 को छोड़ दो तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऑफ alkali and alkaline earth metals and of Al3 plus
are enough covalent, high extent of polarization. So, covalent character decides melting point. तो ऐसे केसेस में melting point is inversely proportional to covalent character. सुन लो मेरी बात ध्यान से, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। फ्लोराइड्स बस BeF2 को छोड़ दो, BeF2 इज कंसिडर्ड कोवेलेंट। तो फ्लोराइड्स ऑफ मेटल्स आर टेकन आयनिक एक्सेप्ट BeF2। यहां लिख भी लो, BeF2 इज कंसिडर्ड कोवेलेंट बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ बेरिलियम-2+। बेरिलियम-2+ का साइज बहुत ही छोटा होता है। सो लेटेस्ट एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर, ये बहुत बड़े कैटायन है, पोलराइजेशन पावर नेग्लिजिबल है, पोलराइज नहीं कर पाते, तो भी लेटेस्ट एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर है। बाकी सभी केसेस में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऑफ एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो भी हैं वो ऑफ Aluminium-3+ आर इनफ कोवेलेंट एक्सेप्ट of alkali and alkaline earth metals and Aluminium-3+ are enough covalent, high extent of polarization, इन्हें छोड़ के तो of alkali में except सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, इनको छोड़ करके दे आर कंसिडर्ड इनफ कोवेलेंट। इनके बेसिस पर मैं कुछ ट्रेंड्स बता रहा हूं, वो फॉलो करेंगे। आप ये पहले नोट कर लो, इसको नोट इट डाउन, इसको नोट करें। जैसे ट्रेंड्स अगर देखें तो यहाँ देखेंगे जैसे LiF का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, LiCl, LiBr, Li। जरा ध्यान से देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर हाईएस्ट है, डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे ही अगर हम बात करें AlF3, MgF2, NaF, डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। बेस्ड ऑन ये किस बेसिस पर, ये तो आयनिक नेचर के हैं, लेटेस्ट एनर्जी डिसाइड्स, लेटेस्ट एनर्जी डिसाइड्स, यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर डिसाइड्स। बट अगर क्लोराइड हो ये तो उल्टा ट्रेंड आ जाएगा। तो AlCl3 का मेल्टिंग पॉइंट कम है, MgCl2 का ज़्यादा है और NaCl का सबसे ज़्यादा, इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। So these are all important points. This is very important. Even this is very important. तो ये कुछ ट्रेंड्स थे। मैं और एक बताता हूँ, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान देंगे। BeCl2 से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2, इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दें। LiCl से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है NaCl का। NaCl इज मोर देन KCl, RbCl एंड CsCl। क्यों? जरा ये ट्रेंड्स देखो, अगर ये ट्रेंड्स देखोगे तो ऐसे ट्रेंड्स आएंगे। लिथियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड ज्यादा है और सोडियम क्लोराइड इज मोर देन KCl। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये जेई मेन में आ भी चुका है। इट हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड इन जेई मेन, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो LiCl से ज्यादा NaCl। अच्छा क्यों?
लिथियम क्लोराइड में पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम पोलराइज नहीं कर पाते, तो यहाँ तो हु डिसाइड्स, लेटिस एनर्जी डिसाइड्स melting point. And who decides here in case of the lithium chloride? In lithium chloride, extent of polarization decides melting point. तो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिसाइड्स द मेल्टिंग पॉइंट इन केस ऑफ LiCl. तो पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम, बट NaCl और KCl में लेटिस एनर्जी डिसाइड्स, तो लाइक दैट यू से, तो NaCl इनफैक्ट सबसे ज़्यादा है पूरे हैलाइड्स में अमंग ऑल द एल्कली मेटल क्लोराइड्स. तो ये कुछ ट्रेंड्स थे, ये दो तीन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं, खासकर ये दोनों और ये वाला, ये आप याद रखेंगे. क्वेश्चन आएगा तो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सॉल्व दैम. तो गाइज ये थे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल हैलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस. अच्छा, वैसे तो हमने हैलाइड्स की बात की है, बट एक आध पॉइंट और बता दूं मैं. जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO, ये बहुत स्पेशल कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस. एंड यही कारण है कि ब्लास्ट फर्नेस में इनर लाइनिंग बनाने में इट इज़ यूज. तो लिखो इस बात को, MgO melting point 2800 degree Celsius approx is a refractory material. रिफ्रैक्टरी मटेरियल का मतलब जो हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकते हो, विच कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, विच कैन विदस्टैंड मतलब जो सह सकता हो, तो विच कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग. मेल्ट नहीं होता आसानी से ये. तो MgO इज द रिफ्रैक्टरी मटेरियल ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज्ड एज इनर लाइनिंग of blast furnace. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखें. मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है पूरे अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स में, तो इस कारण से ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल है. रिफ्रैक्टरी मटेरियल मतलब जो हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके, भट्टियों में इस्तेमाल हो सके. भट्टी मतलब फर्नेस, यही कारण है ब्लास्ट फर्नेस. Blast furnace is commonly used for the extraction of iron from hematite ore. आप मेटलर्जी में पढ़ोगे डिटेल में ब्लास्ट फर्नेस के बारे में. तो ब्लास्ट फर्नेस में इनर लाइनिंग के रूप में अस्तर लगाते हैं, अंदर अस्तर लगाते हैं ताकि वो जले नहीं, क्योंकि मोल्टन आयरन ऑब्टेन होगा तो लोहे की फर्नेस होती है तो पिघल ना जाएगी. भाई ब्लास्ट फर्नेस लोहे की तो बनी होती है, प्लेटिनम की थोड़ी होती है, टंगस्टन की थोड़ी होती है. फर्नेस भी लोहे की है, मेटलर्जी भी लोहे की हो रही है, और मोल्टन फॉर्म में, पिघली हुई फॉर्म में आयरन ऑब्टेन हो रहा है, तो फिर फर्नेस पिघल ना जाएगी. तो पिघले ना, तो अंदर एक अस्तर लगा देते हैं, इनर लाइनिंग लगाते हैं ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्नेस को पिघलने ना दे. तो ये भी लिख दो कि MgO हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल alkaline earth metal oxides. कट तो नहीं गया, मैं एक बार जरा चेक कर लूँ. तो सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स में MgO का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, नियरली 2800. सही है, बिल्कुल कटा नहीं है, नियरली 2800 डिग्री सेल्सियस. तो ये थे कुछ ट्रेंड्स, ये था फजान्स रूल. दिस इज ओवर. आफ्टर फजान्स रूल अब हमें दो तीन चीज़ें और पढ़नी है, जैसे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, और मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ लेके चलता हूँ यहाँ पर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. उसका काम P ब्लॉक में हमें मिलेगा, उसका फ़ायदा वो भी एक बार फिर दोबारा पढ़ लेंगे. बट फिलहाल हम चलो बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. तो ये पूरी बात नोट करो, फजान्स रूल इज़ ओवर, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट वन, खासकर एप्लीकेशंस. हेडिंग लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
हेडिंग लिखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जहाँ पर एक स्पेशल टाइप का फोर्स है वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस में, जो कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का पार्ट है। तो जैसे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस होते हैं, अगर उसमें वन ऑफ द पोल हाइड्रोजन हो विच इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, देन द बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? चलो एक बार बात करते हैं। ऐसे कहने से तो क्या समझ में आएगा, लिखो पूरी बात। हाइड्रोजन बॉन्ड is a special type of dipole attraction। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ dipole attraction in which one of the pole is H atom covalently bonded with highly electronegative element फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये होता है, देखो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इन विच वन ऑफ द पोल इज H एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब पता है आपको फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में इट इज 4.0, इट इज 3.5 एंड दिस इज 3.0 नियरली। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ स्मॉल साइज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ स्मॉल साइज। इससे आपने ये कह दिया कि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड यूजुअली नहीं बनाता, हालांकि क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और नाइट्रोजन की भी 3.0 है। तो बच्चों को डाउट आता है कि सर आपने नाइट्रोजन तो ले लिया हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में, बट क्लोरीन ना लिया। क्लोरीन का साइज बड़ा हो जाता है, तो छोटे साइज के साथ जब अटैच्ड होता है तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किस तरीके से? जैसे ये, जैसे HF है, ये HF है। तो आप तो ये तो जानते ही हो कि फ्लोरीन ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे दूसरा HF होगा, हाइड्रोजन पर फ्लोरीन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब कंटेनर में, डब्बे के अंदर या जो भी गैस सैंपल है या लिक्विड सैंपल है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही HF मॉलिक्यूल होगा। बिलियंस ऑफ बिलियंस HF मॉलिक्यूल्स विल बी देयर इन द सिस्टम। तो एक HF और दूसरा HF अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करते हैं कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। क्यों? इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा, ये कोवेलेंट बॉन्ड था। हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच वीकर देन द कोवेलेंट बॉन्ड। H bond is much weaker than the covalent bond। वो कैसे? H bond energy, H bond energy is in the range somewhere, देखो ये मेरे पास डेटा भी है, याद भी रखना है, 8 to 42 वॉट किलो जूल पर मोल। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी ये तो बहुत ज्यादा होती है, इट इज इन द रेंज 200 to नियरली 450, 200 to 450 किलो जूल पर मोल। इसको भी ऐसे लिख लो,
वो एक ही बात है ये। तो H bond is much weaker than the covalent bond obviously, क्यों? Because hydrogen bond is a weak intermolecular forces of attraction, जबकि covalent bond is a very strong bond between two atoms। ये covalent bond है, ये hydrogen bond था, तो ये covalent bond हुआ। जब तो कह रहे हैं ये काफी वीक है, तो अगर ये x पिकोमीटर है इसकी बॉन्ड लेंथ, और हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ जो है वो y पिकोमीटर है, तो ऑब्वियसली y इज ग्रेटर देन x। कोवेलेंट बॉन्ड काफी वीक है, बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो ये जो H बॉन्डेड F और H कनेक्टेड हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ अगर y है तो इट इज रिलेटिवली क्वाइट लॉन्गर देन द कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड मच वीकर है देन द कोवेलेंट बॉन्ड, बट एक एक्सेप्शनल केस भी है। कौन सा एक्सेप्शनल केस देखते हैं अभी। देखो, लगभग ये ऐसा होता है, नोट भी करते जाएंगे साथ के साथ। जैसे द फॉलोइंग H बॉन्ड is exceptionally strong bond, almost as strong as a covalent bond, almost as strong as a covalent bond. The following H bond is exceptionally strong bond, strong hydrogen bond, एंड ऑलमोस्ट एज स्ट्रॉन्ग एज कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा? फॉर एग्जाम्पल जैसे KF को आप HF में मिला लो, KF सॉलिड HF लिक्विड में मिल जाएगा और बना लेता है KHF2 और K प्लस HF2 माइनस। जरा ये HF2 माइनस की स्ट्रक्चर देखो तो ये ऐसी होती है। देखो, H कोवेलेंटली बॉन्डेड F माइनस, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड एनर्जी इज नियरली 161.5 किलो जूल पर मोल, इक्वली एक दो। देखो, नॉर्मली आपने क्या रेंज पढ़ी थी? आपने रेंज पढ़ी थी 8 to 42। हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ की रेंज कितनी थी? 8 to 42। बट ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों? बिकॉज F माइनस हैज फुल नेगेटिव चार्ज, फुल 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो इट इज अ हाइड्रोजन। अभी तक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था? पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड फ्लोरीन एटम, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था। यहां पर फ्लोरीन पर एक फुल नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्वाइट हाई। हालांकि अभी भी ये उतना स्ट्रेंथ का बॉन्ड नहीं है जितना कोवेलेंट बॉन्ड का है, बट फिर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड की रेंज क्या थी? 8 से 42, 8 to 42 या 8 to 40 किलो जूल पर मोल, उससे तो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज अ स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज F माइनस हैज फुल 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड एनर्जी बहुत है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म। यही जब भी तो कहते हैं कि KF सॉलिड को जब HF में मिलाओगे तो KHF2 इज फॉर्म्ड, जिसमें K प्लस आयन होता है, HF2 माइनस होता है, F माइनस इज नॉट फ्रीली अवेलेबल। अच्छा, HF2 माइनस एग्जिस्ट करता है, HCl2 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी एक पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट करके। HF2 माइनस एग्जिस्ट बट नॉट HCl2 माइनस। HCl2 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर यूं भी कह सकते हो और KHF2 exist but not KHCl2।
तो KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। एक बार ये पूरी बात नोट करेंगे। इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो इंटरेक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम एंड द लोन पेयर ऑफ द नियर बाई एटम। जरा इस बात को ध्यान से समझो। इनफैक्ट H bond is the interaction between partially positively charged H atom and the lone pair of nearby इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इनफैक्ट H बॉन्ड इज द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज H एटम एंड द लोन पेयर ऑफ द नियर बाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं मान लो HF की, तो HF में देखो सिचुएशन कुछ ऐसी थी, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, कोवेलेंटली बॉन्डेड था, तो फ्लोरीन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये आ गई बात समझ में। अब जो दूसरा HF होगा वो फ्लोरीन के साथ में इस तरीके से एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। ऑब्वियसली फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर हैं, तो ये लोन पेयर का इंटरेक्शन है। तो एक तरीके से लोन पेयर इज डोनेटेड बाय दिस फ्लोरीन टू द ऑलमोस्ट वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ H। सर वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ है? ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। F ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच ली, तो हाइड्रोजन का जो 1s का ऑर्बिटल था वो ऑलमोस्ट खाली सा हो गया बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो दैट्स वाई इट इज ए काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ द नियर एटम एंड पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड H एटम। यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसका मतलब इन जनरल, अगर हम इन जनरल इस तरह की बात कहें, जैसे ये मान लो H A मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे कौन? फ्लोरीन या ऑक्सीजन या मान लो नाइट्रोजन, इस टाइप का। तो इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड जो लोन पेयर का इंटरेक्शन है ऑफ सम अदर एलिमेंट B, तो ये लोन पेयर का इंटरेक्शन एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन फॉर्म्स H बॉन्ड। तो क्या ऐसा जरूरी नहीं है कि ये B भी एक A हो? नहीं, नीड नॉट बी B एंड A एलिमेंट कुड बी डिफरेंट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी अदर मॉलिक्यूल्स के साथ भी हो सकती है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ भी हो सकती है। ये बात समझने वाली है, जरा ध्यान दें इस बात को। जैसे मान लो आप इसे ऐसे ही बोल दो कि जैसे अमोनिया है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में रिजॉल्व कर दिया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है और वाटर अमोनिया के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। हाँ, केवल अगर केवल ओनली प्योर वाटर हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी बिटवीन वाटर। बट यदि अमोनिया और डिसॉल्व कर दिया आपने तो अमोनिया और वाटर के बीच की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अमोनिया के बीच में भी होगी और वाटर के बीच में भी होगी। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो H बॉन्ड इज इन फैक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड द पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब ये जो H बॉन्ड बना, इसकी स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करेगी? तो लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द H बॉन्ड। फर्स्ट, ग्रेटर इज द पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड ऑन H एटम। H एटम पर जितना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, अच्छा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कौन कर रहा है? जिससे कोवेलेंटली बॉन्डेड है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस which depends on electronegativity difference, En difference. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिपेंड करता है जिससे कोवेलेंटली बॉन्डेड है. तो ग्रेटर इज द पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड ऑन एच एटम, ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड. एच बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बिटवीन हाइड्रोजन एंड द कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. तो जितना ज्यादा चार्ज जनरेट होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, और ये जो फैक्टर है इट इज अ डोमिनेंट फैक्टर. So this is a dominant factor. The greater is the positive charge generated on H atom, which depends on electronegativity difference. Greater will be the strength of the H bond, and it is a dominant factor. अच्छा, दूसरा फैक्टर कौन सा है? मैं क्वेश्चन भी लूंगा इसके ऊपर, आप पूरी बात एक बार अच्छे से नोट करो. इसके बाद देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट क्या था. जरा सेकंड पॉइंट लिखेंगे. लुक एट द सेकंड पॉइंट. सेकंड क्या? ग्रेटर इज द ईज ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर टू पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड एच एटम greater will be the strength of H bond. So greater will be the strength of H bond. So greater is the ease of donation of lone pair to the partially positively charged H atom. Greater will be the strength of hydrogen bond. अच्छा, लोन पेयर का अरे बताया तो था भी. देखो जरा ध्यान से क्या है. मान लो जैसे ये H A हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था. ए कौन हो सकता है? जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन. पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर बी के लोन पेयर के साथ में. तो बी लोन पेयर जितनी आसानी से देगा हाइड्रोजन को, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा. तो ग्रेटर इज द ईज ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर टू द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एच एटम. ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड. और आपको तो पता है नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर देन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की जितनी कम होगी लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा. तो डिक्रीजिंग ईज ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर, दैट इज एन इज बेटर लोन पेयर डोनर, बेटर डोनर, बेटर लोन पेयर डोनर देन O और F. नाइट्रोजन ज्यादा अच्छे से लोन पेयर डोनेट कर पाता है देन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन. फ्लोरीन इज नॉट ए वेरी गुड डोनर बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. तो फ्लोरीन तो फेमस है अपने इलेक्ट्रॉन्स को सहेज के सावधानी से अपने पास रखने के लिए. तो फ्लोरीन इज नॉट ए वेरी गुड लोन पेयर डोनर बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाइट्रोजन इज ए मच बेटर डोनर देन फ्लोरीन एटम. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज बेटर देन फ्लोरीन. इन दोनों फैक्टर्स में हु इज डोमिनेंट फैक्टर? द फर्स्ट वन. अल्टीमेटली एच पर कितना पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, और वो किस पर डिपेंड करेगा? कोवेलेंटली बॉन्डेड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बीच में. कैसे? मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आप उसका जवाब देखेंगे, एक बार आप ही बताएंगे उसका आंसर. पहले ये पूरी बात नोट कर लो. दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे. नोट इट डाउन.
जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लें, जैसे इस टाइप से हो HFO, HFF, HOO, HON, HNN। ये डॉट 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 का मतलब ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है और ये H बॉन्ड्स है। मान लो ये A पिकोमीटर, ये B पिकोमीटर, ये C पिकोमीटर, D पिकोमीटर, E पिकोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ है, H बॉन्डेड लेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की लेंथ है। तो बताओ क्वेश्चन यही हो, कंपेयर A B C D एंड E। बॉन्ड लेंथ है ये, पिकोमीटर में है तो क्या है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। करो जरा कंपेयर इनको कि ये है A से लेकर के E तक और इनमें बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, जरा करो। पहला फैक्टर कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर उतना ही ज्यादा होगा, एंड दैट इज द डोमिनेंट फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब ये A और B में ये हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ है यहाँ पर, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। इसमें भी इन दोनों में मान लो ये फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, 5 केसेस हैं ये। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैक्सिमम है कोवेलेंट बॉन्डेड एटम में। बट अच्छा इन दोनों में ये फैक्टर तो सेम है, तो फिर लोन पेयर का डोनर कौन अच्छा है, ऑक्सीजन इज अ बेटर डोनर देन फ्लोरीन। तो ए ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, तो ए बॉन्ड लेंथ, आंसर क्या हुआ, ए सबसे छोटा बॉन्ड होगा। देन उससे लॉन्गर कौन, उससे लॉन्गर फिर यही होगा बी। सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है, सबसे कम बॉन्ड लेंथ। उसके बाद यहां ऑक्सीजन वाले पे आ जाओ, ये सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफी वीक है, काफी कम है। इन दोनों में भी ज्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा, ओ वाला, नहीं एन वाला, बिकॉज एन इज ए बेटर डोनर। इन दोनों में थर्ड एंड फोर्थ में तो डी, देन सी एंड देन लॉन्गेस्ट विल बी ई। इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, bond length of H bond. So this is the increasing order of the bond length of H bond. तो guys ये था तरीका for comparison of the bond strength or the bond length of the hydrogen bond. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, ध्यान रखेंगे। तो ये था, इस तरीके से हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इन फैक्ट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। इसको नोट करो। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की, नोट इट डाउन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में 2 तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चलिए पहले बात करते हैं, दोनों को डिटेल में लेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान देंगे। चलिए वन बाय वन वी टॉक अबाउट फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से मालूम पड़ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन 2 or more molecules। तो 2 or more molecules are H bonded, where 2 or more molecules are H bonded।
एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इन्वॉल्व हों तो कहलाएगा इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स, अलग अलग कॉलेज के बीच का स्पोर्ट्स। इंट्रा कॉलेज स्पोर्ट्स मतलब कॉलेज के भीतर ही स्पोर्ट्स हो रहा हो। इंटर स्टेट कंपटीशन, अलग अलग स्टेट्स पार्ट लेते हैं उसमें कंपटीशन में। तो इंटर मतलब बहुत सारे अलग अलग, इंट्रा मतलब विद इन द सेम। तो इसका मतलब इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग में वेयर 2 और मोर मॉलिक्यूल्स आर एच बॉन्डेड। तो इस तरीके से हम ये बात करते हैं इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, वेयर 2 और मोर मॉलिक्यूल्स आर एच बॉन्डेड। एग्जाम्पल्स देखें, जैसे एग्जाम्पल्स वाटर के अंदर, अमोनिया के अंदर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनिया C2H5OH, HF, ये सब मॉलिक्यूल्स H बॉन्डेड हैं। R2NH, RNH2, तो ऑल दीज हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दीज आर द कॉमन केसेस। एल्कोहल्स में CH3OH एटसेट्रा ऑल हैव इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट कुछ केसेस बहुत ही फेमस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, खासकर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। सम स्पेशल केसेस, सम इंपॉर्टेंट केसेस। ऑफ इंटरमॉलिकुलर H बॉन्ड्स। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस कौन से, जैसे मान लो एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स जैसे एसिडिक एसिड, जैसे बेंजोइक एसिड फॉर्म H बॉन्डेड डाइमर इन लिक्विड बेंजीन। एसिडिक एसिड है, वैसे तो नाम इसमें लग रहा है एसिड, एसिडिक एसिड का मतलब एसिड है, पानी में एसिड है वो। एसिडिक एसिड, एसिड नेचर पानी में शो करता है, वाटर के अंदर वो टूटता है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है और तोड़ देता है उसको पार्शियली इनटू H+ एंड CH3CO-। बट यही एसिडिक एसिड, नाम भले ही एसिड है, यही जब बेंजीन में डुबो दो, बेंजीन इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, नहीं टूटता आयनों में बल्कि ये डाइमर बना लेता है। एसिडिक एसिड फॉर्म्स H बॉन्डेड डाइमर लाइक दिस। बेंजीन सॉल्वेंट में CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, CH3, C, OH डबल बॉन्ड O। सो ये दे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। सो व्हाट इज इट? H बॉन्ड। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है तो क्या हुआ? इंटरमॉलिकुलर H बॉन्ड। तो देखो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं इन द डाइमर। सो दिस इज डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन सॉल्वेंट। क्या है ये? CH3COH होल ट्वाइस। ये डाइमर बना के रह रहा है। तो बेंजीन के अंदर इट रिमेन्स डाइमर, H बॉन्डेड डाइमर। कट तो नहीं गया नीचे से? मैं जरा कैमरे में एक बार देख लूं। नहीं सही है। सो इस तरीके से आप ये कह दो कि ये हाइड्रोजन बॉन्डेड डाइमर है एंड मोस्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड शो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। ऐसी और इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं H बॉन्डिंग के। पहले ये बात नोट कर लो, नोट इट डाउन। जैसे अनदर एग्जाम्पल, जिग जैग चेन लाइक H बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड HF सॉलिड फॉर्म में, जब वो सॉलिड स्टेट में होता है तो एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्ड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है HF में।
बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और वो H पर एक अच्छा खासा हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है एंड द स्ट्रक्चर इज फाउंड टू बी लाइक दिस. Like this. देखो ये है जिगजैग, तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर है इस टाइप से एंड दीज आर H बॉन्ड्स. तो इस तरीके से HF में H बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है. तो सॉलिड HF इज एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड लाइक दिस. तो इस तरीके से आप बोलते हो जिगजैग चेन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड HF. और एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है एंड दैट एग्जाम्पल इज बोरिक एसिड. सॉलिड बोरिक एसिड प्लेनर शीट लाइक स्ट्रक्चर, ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है. तो लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बोरिक एसिड. बोरिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हो H3BO3. व्हाइट पाउडर होता है रूम कंडीशन पर, इट इज व्हाइट पाउडर. तो सॉलिड बोरिक एसिड इज एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डेड. कैसे, जरा देखना. बोरिक एसिड में स्ट्रक्चर ऐसी होती है OH, O, ये H, बट एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, और भी मॉलिक्यूल्स होंगे. तो देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक दिस. O, ये O, ये बोरॉन. ऊपर निकाल दिया मैंने. मैं ये हटा दूं क्या, जरा नोट करना. तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं. ये लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बोरिक एसिड हटा देता हूं मैं, तब आपको स्ट्रक्चर बढ़िया दिखाई देगी. अब देखो, अब देखो ये है बोरिक एसिड H3BO3 सॉलिड. ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्ड H बॉन्डेड स्ट्रक्चर. तो गाइज ये है, देखो ध्यान दो. सो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, ये दूसरा बोरिक एसिड. ऐसे ये स्ट्रक्चर चलती चली जाएगी, ऐसा थोड़ी कि बस इतना ही होगा. सो लाइक दैट स्ट्रक्चर गोज ऑन. तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल अटैच हो गए, दो नहीं बहुत सारे अटैच हो गए, और एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाती है H बॉन्ड्स. तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अच्छा एक बात ध्यान दो, बोरॉन इज sp2. इनफैक्ट ऑक्सीजन इज ऑल्सो sp2. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड दिस बॉन्ड एंगल इज फाउंड टू बी नियरली 116 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली. आपको तो पता है हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. हमें बॉन्ड एंगल पता होता है तो हम हाइब्रिडाइजेशन असाइन कर पाते हैं. बॉन्ड एंगल ऑक्सीजन के अराउंड 116 पाया गया इन H बॉन्डेड स्ट्रक्चर, और 116 इज मोर क्लोज टू 120 रादर देन 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स. तो ये 120 के ज़्यादा क्लोज है. तो 120 वाला हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2. तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो सेड टू बी sp2. तो ये याद रखने वाली बात है. स्टूडेंट्स ध्यान दें इस बात को कि बोरॉन और ऑक्सीजन बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन केस ऑफ द सॉलिड बोरिक एसिड. तो बोरिक एसिड में H बॉन्डेड स्ट्रक्चर होने के कारण बॉन्ड एंगल कम्स आउट टू बी दिस मच एंड बोथ आर sp2. दिस इज इंपॉर्टेंट. अच्छा बोरिक एसिड तो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक पॉइंट हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, लुईस एसिड लुईस बेस. बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड. जैसे HCl है, पानी में डुबो H+ लूज करता है, प्रोटॉन लूज करता है तो कहलाता है प्रोटोनिक एसिड. H2SO4 प्रोटोनिक एसिड, HNO3 प्रोटोनिक एसिड, एसिडिक एसिड प्रोटोनिक एसिड. बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, रादर इट इज ए लुईस एसिड. बोरिक एसिड, ये तो IIT में भी आया हुआ पॉइंट, इंपॉर्टेंट है ये. बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड.
a monobasic acid. Boric acid is not a protonic acid, ये बाद में लिखेंगे. Boric acid is not a protonic acid, rather it is a Lewis acid. So boric acid is not a protonic acid, rather it is a Lewis acid, monobasic acid. कैसे? ये जैसे BOH थ्राइस है, ये एक OH माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा, ये लुईस बेस हुआ तो ये लुईस एसिड हुआ और क्या बना लेगा? BOH4 माइनस. तो ये OH माइनस से एक लोन पेयर लेता है, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या बना लेगा? BOH4 माइनस. तो ये लुईस एसिड है, ये OH माइनस लुईस बेस है, ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, प्रोटॉन लूज नहीं करता. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द बोरिक एसिड. तो इस तरीके से आप ये कहते हो बोरिक एसिड की, सॉलिड बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर. नोट करो और एग्जांपल्स लेते हैं, नोट इट डाउन. जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है. जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट है. बाइकार्बोनेट एच बॉन्डिंग शो करता है इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर बट इन ए डिफरेंट मैनर. तो बाइकार्बोनेट यूनिट्स आर एच बॉन्डेड इन NaHCO3 solid and KHCO3 solid but in different manner. But in different manner. तो HCO3 minus units are H bonded in NaHCO3. कैसे? In KHCO3 solid, HCO3 forms H bonded dimer. किस टाइप का डाइमर? लो मैं स्ट्रक्चर एक बार बता देता हूं आपको. तो ये इस तरीके का डाइमर बनाता है, लाइक दिस. दूसरा वाला C डबल बॉन्ड O, दिख गए? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड्स, दो का बाइकार्बोनेट आयंस आपस में अटैच हो गए. ये इस तरीके से फॉर्म में रहते हैं इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस फॉर्म H बॉन्डेड डाइमर इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ KHCO3. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट. जबकि इन NaHCO3 solid, HCO3 minus forms H bonded polymeric structure. लाइक दिस. कैसे? जरा देखो एक बार. C डबल बॉन्ड O, OH, O माइनस, ये बाइकार्बोनेट हुआ, O माइनस, C डबल बॉन्ड O, OH, O माइनस, C डबल बॉन्ड O, OH एंड लाइक दैट. ये है चेन लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्म्स H बॉन्डेड पॉलीमेरिक चेन लाइक स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, चेन लाइक स्ट्रक्चर. सर ये क्यों हुआ? देखो ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा फिनोमिना है. सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन एंड रेडियस रेशियो बोलते हैं उसको.
आप जब सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो ये बात समझोगे कि रेडियस रेशियो चेंज हो जाता है, कैटायन और एनायन का साइज चेंज हो जाता है तो उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी Na+ और K+ के साइज में डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ दैट इट हैपन्स। बट याद रखना है यहाँ डाइमर है सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट में, और यहाँ पॉलीमरिक चेन लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे बाइकार्बोनेट यूनिट्स H बॉन्डेड स्ट्रक्चर शो करते हैं इन सोडियम बाइकार्बोनेट। All are very specific and important points. Note it down. अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इनफैक्ट पहले ही आ जाना चाहिए था, वाटर H2O, आइस। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम होती है, जबकि बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में इन जनरल सॉलिड की डेंसिटी उसके लिक्विड काउंटर पार्ट से ज़्यादा होती है। इन जनरल सॉलिड हैज़ ग्रेटर डेंसिटी देन लिक्विड फॉर ए गिवन सब्सटेंस, बट H2O में उल्टा है, आइस की डेंसिटी कम है इन लेस देन लिक्विड वाटर। इसका मतलब आइस फ्लोट्स ओवर लिक्विड वाटर, व्हाई? मान लो यही क्वेश्चन हो, आइस फ्लोट्स ओवर लिक्विड वाटर, व्हाई? क्यों? तो भाई देखो इसका जवाब जो है वो ये है कि आइस में बहुत ही एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसमें ईच वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स ऑल टुगेदर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के रहता है। 1 मिनट पानी पिए। तो आइस फ्लोट्स ओवर लिक्विड वाटर, व्हाई? तो पहले एक बार स्ट्रक्चर बनाओ। वो स्ट्रक्चर ये है, देखो, OH इस टाइप से। ये कैविटीज बन जाती हैं। देखो ये H बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, चलता चला जाएगा ये, सो ऑन। तो देखो ईच वाटर इज सराउंडेड बाय द 4 वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये केजेस बन जाते हैं और कैविटीज। सो दीज केजेस और कैविटीज आर फॉर्म्ड, केजेस और कैविटीज आर फॉर्म्ड। तो ये केजेस और कैविटीज जो हैं वो बन जाती हैं इन H2O सॉलिड और आइस, ये बन जाती हैं। एंड केजेस एंड कैविटीज जो बन गई आइस के अंदर, एक तरीके से ये वैकेंट स्पेस होगा, इनमें कोई मैटर तो है ही नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दैट डेंसिटी इज रिड्यूस्ड। तो केजेस और कैविटीज आर फॉर्म्ड इन द H2O सॉलिड और आइस, ड्यू टू विच density of ice is less than water। अच्छा वो क्यों? डेंसिटी बढ़ती कैसे है फिर? कम क्यों हुई? कम इन कैविटीज की वजह से हो गई। बट यही आइस को आप पिघलाओ, हीट करो, वाटर में कन्वर्ट होगा तो नंबर ऑफ कैविटीज विल डिक्रीज, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। व्हेन आइस इज हीटेड टू कन्वर्ट into liquid water, आप जब आइस को हीट करते हो टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड वाटर, H bonds partially break and number of cavities or cages do decrease।
तो व्हेन आइस इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू वाटर, लिक्विड वाटर, H बॉन्ड्स पार्शियली ब्रेक एंड नंबर ऑफ कैविटीज और केजेस डू डिक्रीज, घटते हैं वो नंबर ऑफ केजेस, और जब नंबर ऑफ केजेस घटेंगे तो ऑब्वियसली स्पेस यूटिलाइजेशन बेटर होगा एंड डेंसिटी इंक्रीजेस। तो सो डेंसिटी इंक्रीजेस। तो यही कारण है कि आइस की डेंसिटी में बहुत सारे केजेस होते हैं एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये कहलाता है केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। दिस इज कॉल्ड केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो ये आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर है। तो केजेस और कैविटीज आर फॉर्म्ड इन द H2O सॉलिड और आइस ड्यू टू विच डेंसिटी इज लेस देन वाटर। और जब हीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पार्शियली ब्रेक करेंगे, कैविटीज कम होंगी तो ये खाली के जो वैकेंट स्पेसेस थे वो कम हुए, स्पेस यूटिलाइजेशन बेटर हुआ, डेंसिटी बढ़ेगी। और ये कब तक बढ़ती है? हीट करने पर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया, डेंसिटी बढ़ेगी। और कब तक बढ़ेगी? अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी इंक्रीजेज अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लिखो डेंसिटी इंक्रीजेज up to 4 degrees Celsius and becomes maximum at 4 degrees Celsius. Thereafter density decreases due to thermal expansion. इस तरीके से आप ये बात कहते हो। नोट करो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आइस जनरली सॉलिड की डेंसिटी उसके लिक्विड से ज़्यादा होती है। सॉलिड सल्फर इज मोर डेंस देन लिक्विड सल्फर। एनी सॉलिड जनरली इज डेंसर देन इट्स लिक्विड कंपोनेंट। बट उल्टा है, आइस में आइस की डेंसिटी कम है, आइस फ्लोट करता है लिक्विड पानी के ऊपर। ये देखा ही है, आइस के ग्लेशियर्स बन जाते हैं। आप अगर मान लो लद्दाख और ऊपर जाएं या हिमालयाज पर जाएं तो वहाँ यू विल फाइंड दैट कि आइस फ्लोट्स। पानी या नदी थी, नदी जम गई, ऊपर पानी जम गया पूरा और नीचे पानी होता है, ऊपर बर्फ होती है। तो आइस की डेंसिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि आइस में बहुत एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लॉट ऑफ कैविटीज आर फॉर्म्ड। इसे बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। तो कैविटीज और केजेस आर फॉर्म्ड जिसकी वजह से डेंसिटी घट जाती है। हीट करने पर जब ये पिघलता है तो डेंसिटी वापस बढ़ती है बिकॉज नंबर ऑफ केजेस डिक्रीजेज। Each water molecule is surrounded by 4 water molecules and it is a tetrahedral H bonded structure. ये भी एक वर्ड लिख दें, पहले ये नोट करो, मैं और लिख पाता हूँ। नोट इट डाउन, लिखो पूरी बात। क्या बात बोल रहे थे कि सॉलिड H2O और आइस हैज एक्सटेंसिव H बॉन्डेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसमें। अच्छा, यहीं पे एक और पॉइंट जनरेट होता है। अब हाइड्रोजन का H का हायर आइसोटोप कौन सा है? ड्यूटेरियम। D इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके ऊपर एक बड़ा बढ़िया सवाल बनता है। क्या बनता है कि भाई आइस तो फ्लोट करता है लिक्विड वाटर पर, बट D2O सॉलिड जो है वो H2O लिक्विड में सिंक कर जाता है, डूब जाता है। क्वेश्चन और वाई D2O सॉलिड सिंक्स in H2O liquid but floats over D2O liquid। ये एक सवाल है, देखो जरा ध्यान दो, देखो इसको कि D2O sinks in H2O liquid but floats over D2O liquid। अच्छा, D2O सॉलिड D2O लिक्विड में ऊपर तैरता रहता है। इसका रीज़न तो वही है कि नॉर्मल आइस जो है वो नॉर्मल वाटर के ऊपर तैरता है। समझ में आ गई? केज लाइक स्ट्रक्चर।
बट ये क्यों सिंक हो गया H2O लिक्विड में? क्योंकि ड्यूटेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, D2O में मोर एक्सटेंसिव या मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो लिखेंगे इन D2O स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और D बॉन्ड भी बोल सकते हो, D बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ड्यूटेरियम इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अरे ध्यान दो जरा, स्ट्रक्चर इस बार देखो, D2O O D D, ये बनाएगा ऑक्सीजन के साथ इस टाइप से। अब D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा? दीज हाइड्रोजन, दीज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड्स है, तो ये भी हाइड्रोजन की आइसोटोप ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही बोल सकते हो इन्हें। आप चाहो तो D बॉन्ड बोल सकते हो, ड्यूटेरियम बॉन्ड। तो कहने का मतलब D2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ D इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इसका यूज हमने डाइपोल मोमेंट में बताया था। डाइपोल मोमेंट में भी ये पॉइंट आया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ड्यूटेरियम इज स्लाइटली लेस देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। यही कारण है कि D2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो इट विल बी कॉम्पैक्ट, तो इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस। सो D2O has solid has greater density than H2O liquid। यही कारण है कि D2O सॉलिड H2O लिक्विड में डूब जाता है, जबकि नॉर्मल H2O सॉलिड H2O लिक्विड में ऊपर तैरता रहता है। तो यहां एक यूज था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इट्स लाइक दैट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट आ गए वाटर के बारे में। आइस में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस टाइप की स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रली H बॉन्डेड स्ट्रक्चर। कैविटीज बन जाती हैं, डेंसिटी घट जाती है, और हीट करते हैं तो कैविटीज पार्शियली ब्रेक डाउन होती हैं, कम होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने की वजह से, और डेंसिटी बढ़ती है। और कब तक बढ़ती है? 4 डिग्री सेल्सियस तक। एट 4 डिग्री सेल्सियस यू हैव द डेंसिटी इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। अच्छा, 4 डिग्री के बियॉन्ड, 4 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड इफ यू फर्दर हीट इट, डेंसिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग बिकॉज थर्मल एक्सपेंशन बिकम्स डोमिनेंट। वो हमने लिख दिया था, बता दिया था। ये थे एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो ये मेजर एग्जाम्पल्स थे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। चलिए बात करते हैं दूसरे टाइप का। कौन? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। नोट इट डाउन। सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। नाम से मालूम पड़ रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल, तो H बॉन्डिंग विद इन द सेम मॉलिक्यूल। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले भी पढ़ाते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल on stability, on acidic character और acidic और basic nature of the acids and bases। हम अपने तरीके से बात को बोलते हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड्स मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वहाँ पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे ये लो OH OH, ये स्ट्रक्चर अगर देखो तो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। इंटरनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया और एक रिंग बन गई 1 2 3 4 5 मेंबर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड रिंग, 5 मेंबर्ड H बॉन्डेड रिंग बन गई। विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए बिकॉज देयर वाज अ क्लोज विसिनिटी और क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, ये इसे बोलते हैं कैटिकोल।
ये कैटिकोल है, ये कैटिकोल कहलाता है, CAT कैटिकोल, CHOL होगा या CHOL, कैटिकोल, ठीक है। ऐसी होता है एक रिसोर्सिनोल, नहीं ये नहीं शो कर पाता, और ऐसी होता है क्विनोल्स, ये भी नहीं शो कर पाता, इंट्रामोलिकुलर। ये है रिसोर्सिनोल और ये है क्विनोल। ये दोनों डू नॉट शो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। In fact, they show intermolecular H bonding। अरे भैया सुन लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शुरू में कैसे डिफाइन किया था? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम। तो वो उसमें इंटरेक्शन है, ओवरलैप है, बॉन्ड बन रहा है, ये भी अच्छा खासा। यहां तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी, पास पास थे, ये तो बहुत दूर हो गए। ऐसा थोड़ी है कि इसके पास लोन पेयर है और हाइड्रोजन तैयार बैठा लोन पेयर के लिए, दूर से आवाज लगा दे, अरे बॉन्ड बना दिए मेरे पास लोन पेयर है, जरा बॉन्ड बना दियो भाई साहब। ऐसे बॉन्ड थोड़ी बनता है मेरे भाई। और ये तो और दूर बैठा, दूर से आवाज लगा रहा, 2 किलोमीटर दूर बैठा, अरे मेरा बॉन्ड बना लिया, आवाज भी ना जा रही वहां तक प्रॉपरली। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे नहीं बनता, तो इस हाइड्रोजन में और इस ऑक्सीजन में नहीं बन पाता। हाँ, ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ दिस कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमने यही तो कही कि रिसोर्सिनोल और क्विनोल जो हैं ये मेटा और पैरा पोजीशन वाले, दे डू नॉट शो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इन फैक्ट दे शो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। ये था एग्जाम्पल। तो ये था ये जो बनी थी 5 मेंबर्ड H बॉन्डेड रिंग, कौन सा बॉन्ड? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। ये था, ये दोनों नहीं शो करते। और भी एग्जाम्पल होते हैं, ये समझ जाएं आप, जैसे OH और ये N डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये तो क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है ये इस टाइप से, तो इसके बीच में आ गया। नाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, तो ये H बॉन्ड हो गया। H बॉन्ड, कौन सा H बॉन्ड? विद इन द सेम मॉलिक्यूल, कौन सा? इंट्रामोलिकुलर। सैलिसिलिक एसिड ऐसा होता है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये केसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड OH, तो ये भी H बॉन्ड है। सो दीज आर द वेरी कॉमन केसेस ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड्स। अच्छा, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है क्लोरल हाइड्रेट। इनफैक्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार ये नोट करो, ये एग्जाम्पल्स एक बार नोट करें। जैसे क्लोरल हाइड्रेट, CCl3CHOH ट्वाइस, ये एक मॉलिक्यूल होता है क्लोरल हाइड्रेट। जरा इसमें देखें, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, CCl, ये Cl, CH, OH, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इंट्रामोलिकुलर, 2 इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। क्लोरल हाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल में 2 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अच्छा देखो, H अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन से कोवेलेंटली बॉन्डेड है, और क्लोरीन कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन एटम, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर अवेलेबल हैं, 3 लोन पेयर हैं, तो वन ऑफ द लोन पेयर
कैन बी डोनेट टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ, वैकेंट कहाँ से आया था, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच के ले गया, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ऑलमोस्ट खाली सा हो गया, तो सोचता है थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन से ले लूं, बना दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। तो ये थे एग्जांपल्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ ली, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ ली। अब बात करेंगे इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इनका प्रभाव क्या पड़ता है ऑन द वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, लाइक विस्कोसिटी, लाइक सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट एंड लाइक दैट। दैट्स इट फॉर नाउ।